आज हम चैप्टर करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस प्रोसेस का नाम है। इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी पे। इनहेरिटेंस प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर कैरेक्टर होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से प्रोगेनी में। प्रोगेनी क्या होता है? बेबी, मतलब ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। डिग्री बाय विच अ प्रोगेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। ये डिग्री मतलब जो जो चेंज आ रहे हैं पेरेंट्स से बेबी के अंदर, वो सारे वेरिएशन कहलाते हैं। डिग्री बाय विच प्रोगेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ह्यूमन नोन द कॉज ऑफ वेरिएशन अर्ली 8000 से 1000 BC तक। 8000 BC से 1000 BC तक के ह्यूमंस थे, इंसान थे, उन्हें पता लग चुका था कि ये वेरिएशन की कॉज है। वेरिएशन आ क्यों रहा है? वेरिएशन आ रहा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से। साहिवाल काउ इन पंजाब, वेल नोन इंडियन ब्रीड। ये इंडिया की वेल नोन ब्रीड है। दैट डेवलप फ्रॉम आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डोमेस्टिकेशन फ्रॉम वाइल्ड काउस। ये कहाँ से हुई? डेवलप कैसे हुई? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से डेवलप हुई है, डोमेस्टिकेशन से हुई है, फ्रॉम वाइल्ड काउ से। मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट कराए थे। कब कराए थे? ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में कराए थे। किस पर कराए थे? ऑन द गार्डन पी फॉर 7 ईयर, 7 ईयर तक कराए थे गार्डन पी पे। कब तक? 1856 से 1863 तक। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे इसके ऊपर। मेंडल इन्वेस्टिगेशन मैनिफेस्ट एज 2 अपोजिंग कैरेक्टर। मेंडल ने ये क्रॉस कराई थी, ये यहाँ पे 2 अपोजिंग कैरेक्टर लिए थे, बस 2। मेंडल इन्वेस्टिगेशन से पता चला था। मेंडल पहली बार यूज़ करा था स्टैटिक एनालिसिस को, मतलब मैथ को, मैथमेटिकल लॉजिक को यूज़ करा था टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मेंडल ने सेलेक्ट करी थी 14 ट्रू ब्रीडिंग पी। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी पहली सेलेक्ट करी थी। उनके अंदर सिमिलर थी, बस एक करेक्टर ही अलग था 14 के पास। मेंडल ने कंडक्ट कराई थी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन यूजिंग द ट्री ब्रीडिंग पी। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराया, आर्टिफिशियल कराया है या क्रॉस पॉलिनेशन कराया है। मेंडल ने अपना वर्क तो पब्लिश कर दिया था 1865 में, बट वो रिमेन अनकॉग्नाइज रहा था 1900 तक। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन कौन सी होती है? ये अंडर हो जाते हैं कंटिन्यूस सेल पॉलिनेशन। मान लीजिए कुछ जनरेशन से सेल पॉलिनेशन ही करता रहा प्लांट, तो वो बना देगा ट्रू ब्रीडिंग। ये शो करती है ट्रेड इनहेरिटेंस को। ट्रू ब्रीडिंग शो करती है ट्रेड इनहेरिटेंस को। करेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। मेंडल ने वो प्लांट में क्रॉस कराई थी, उसने 14 के 14 करेक्टर थे, उनमें 13 तो उनने ले लिए सेम, एक मतलब क्रॉस कराई और एक अलग ले लिया हर बार। उसका एक ही करेक्टर अलग होता था। करेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, तब उसने हाइट ली थी तो एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्रॉप प्लांट लिया। तो उन्हें फ्लावर के ऊपर क्रॉस कराया था, फ्लावर कलर के ऊपर, तो एक को वॉयलेट लिया, एक को वाइट लिया। तो उन्हें फ्लावर की पोजीशन के ऊपर क्रॉस कराया था, एक एक्सियल लिया और टर्मिनल लिया। वो पॉट शेप के ऊपर कराया था, एक इन्फ्लेटेड लिया फुल और एक कंस्ट्रिक्टेड लिया। पॉट कलर पे कराया था, ग्रीन लिया और एक येलो लिया। सीड शेप पे कराया था तो एक राउंड लिया, एक विंकट लिया। सीड कलर पे कराया था, येलो लिया, ग्रीन लिया। और ये सारे के सारे हैं, ये सारे इधर वाले डोमिनेटिंग हैं और इधर वाले ड्राफ हैं, मतलब रिसेसिव हैं। ये डोमिनेटिंग ट्रेड है इधर वाले सारे, और इधर वाले सारे रिसेसिव ट्रेड है, वो दब जाते हैं। मेंडल ने क्रॉस कराई टॉल और ड्रॉप प्लांट में टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने जब टॉल और ड्रॉप प्लांट में क्रॉस कराई थी तो उन्हें देखा था, क्या चाह रहा था, स्टडी करना चाह रहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक ही जीन की, बस एक जीन की। 2 जीन की नहीं, एक जीन की इनहेरिटेंस को बस स्टडी करना चाह रहा था। फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन वो बनी, उसको कहते हैं F1 जनरेशन। F1 का मतलब क्या है? F1 का मतलब है फेरियल प्रोगेनी। F1 ऑलवेज रिसेंबल करेगी ईदर ऑफ पेरेंट ट्रेड ऑफ अदर पेरेंट नॉट सीन इन F1 जनरेशन। वो डोमिनेटिंग होगा पेरेंट, उसके ही ट्रेड दिखेंगे F1 जनरेशन में। तब मेंडल ने क्रॉस कराई थी दोनों के दोनों। मेंडल ने टॉल लिया था, वो भी होमोजाइगस था, और वो ड्राफ लिया था, वो भी होमोजाइगस था। तो क्या हुआ यहाँ पे F1 जनरेशन में सारे टॉल बन गए, तो एक ही पेरेंट का F1 जनरेशन में ट्रेड दिखा।
फिनोटाइप में। रिसेसिव का ट्रेड सीन नहीं हुआ फिनोटाइप में, बट इन F2 जनरेशन सम ड्राफ्ट फॉर्म, पर F2 जनरेशन में कुछ छोटे प्लांट बन गए, ड्राफ्ट प्लांट बन गए। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज द पेरेंट डिफर ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, पेरेंट डिफर करते हैं ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पे। मेंडल ने क्रॉस कराई इसलिए होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस का मतलब दोनों कैपिटल टी हैं, यहाँ पे होमोजाइगस ड्रॉप लिया, इन्हें गैमेट बनाया सबसे पहले, गैमेट बन गई है, गैमेट के बाद क्रॉस हुई तो चारों के चारों ये बन गए हेटेरोजाइगस टॉल बन गए, सारों के सारों हैं, ऑल आर हेटेरोजाइगस टॉल। एक छोटा है एक बड़ा है इसलिए हेटेरोजाइगस कहा गया है। तब इन्हें F1 जनरेशन की कराई सेल पॉलिनेशन करा के, तो यहाँ पे बन गया आपके हेटेरोजाइगस टॉल थे, यहाँ पे आपके ये आए निकल के कैपिटल डी स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे आके एक तो आया होमोजाइगस टॉल, एक आया हेटेरोजाइगस टॉल, एक आया हेटेरोजाइगस टॉल, एक आया होमोजाइगस ड्राफ्ट। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा आ गया F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में आ गया यहाँ पे कैपिटल डी 1 बने, कैपिटल डी स्मॉल टी 2 बने और स्मॉल टी 1 बने, तो 1:2:1 आ गया जीनोटाइपिक रेशियो। और फिनोटाइपिक रेशियो आ गया आपका 3 बने टॉल 1 बने ड्राफ्ट, 3:1, फिनोटाइपिक रेशियो ये हो गया। ट्रेड वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप, ट्रेड आइडेंटिकल थे अपने पेरेंट टाइप के हिसाब से, वो इनमें इन ट्रेड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ट्रेड डो नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ट्रेड ने कोई भी ब्लेंडिंग नहीं दिखाया, कोई भी मिक्सिंग नहीं दिखाया, ऐसा नहीं था ये टॉल प्लांट था, ड्रॉप प्लांट था, इन्होंने एक मीडियम प्लांट बना दिया, ऐसा नहीं दिखाया। ऑल ऑफस्प्रिंग आर ईदर टॉल, या तो सारे ऑफस्प्रिंग टॉल थे या फिर ड्राफ्ट थे, नॉन वन ऑफ इन बिटवीन, कोई भी इनके बीच का नहीं था। मेंडल ने प्रपोज करा, मेंडल ने कहा कि समथिंग स्टेबली पास हो रही है अनचेंजली फ्रॉम पेरेंट टू प्रोगेनी। उसने कहा कि ये चीज़ों की पेरेंट से प्रोगेनी पे जा रही है अनचेंजली स्टेबली, उसे फैक्टर कहा मेंडल ने, उसे आज हम जीन बोलते हैं। जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है, कंटेन करता है इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। जीन क्या करता है, जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। जीन कंटेन करता है इंफॉर्मेशन वो रिक्वायर्ड होती है टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। अलील क्या होता है, अलील जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नोन एज अलील। अलील क्या होता है, अलील एक जीन होता है, एक ही जीन की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म को अलील कहते हैं। जैसे कि एक कैपिटल है स्मॉल है, जीन एक ही है पर दोनों के दोनों स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक ही जीन है, जीन दैट विच कोड फॉर पेयर मतलब दो, एक नाटा एक टॉल, एक ही जीन है दोनों चीज़ें बना रहा है, फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उसे अलील कह दिया। ये स्लाइडली डिफरेंट फॉर्म होती है सेम जीन। अलील क्या होते हैं, स्लाइडली डिफरेंट फॉर्म होती है सेम जीन। जैसे कैपिटल लेटर यूज फॉर ट्रेड एक्सप्रेस, वो ट्रेड एक्सप्रेस हो रहा है, डोमिनेटिंग ट्रेड है वो एक्सप्रेस हो रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर। वो स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और ट्रेड अदर ट्रेड के लिए जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। कैपिटल टी स्मॉल टी एलेलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट। फिनोटाइप ऑफ F1 हेटेरोजाइगस स्मॉल टी कैपिटल टी कुड बी एग्जैक्टली सेम लाइक कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस। ये कह रहे हैं आप कैपिटल टी स्मॉल टी और इस कैपिटल टी में देखोगे तो दोनों की हाइट बराबर ही आएगी। तो आप फिनोटाइप को देख के नहीं बता सकते कैपिटल टी कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी कौन है। इन डिसिमिलर पेयर, अगर डिसिमिलर पेयर है, मान लीजिए डिसिमिलर पेयर है तो यहाँ पे एक तो होगा डोमिनेटिंग, यहाँ पे क्या है कैपिटल टी डोमिनेटिंग है और अदर रिसेसिव का स्मॉल टी रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब दब जाएगा, वो अपना ट्रेड एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी। द रिसेसिव पेरेंट ट्रेड इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग, वो होगा इन F2 जनरेशन। हाँ ये कह रहे हैं वो रिसेसिव पेरेंट का स्मॉल टी था, वो तब क्रॉस हो रही थी, F1 जनरेशन में छुप गया था स्मॉल टी का ट्रेड, और वो F2 जनरेशन में बिल्कुल सही साथ होके आया, उनमें कोई भी मिलावट नहीं हुई। सेग्रीगेशन ऑफ अलील, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ अलील इन रैंडम प्रोसेस। सेग्रीगेशन होता है अलील के रैंडम प्रोसेस है, तो 50% चांस होते हैं गैमेट कंटेन ईदर ऑफ अलील। ये सेग्रीगेशन होता है, ये अलील है
अभी अलील टूटे ही दोनों के दोनों, सेग्रीगेट हुए अलील। ये रैंडम प्रोसेस है, अगर स्पर्म के अंदर ये चला गया तो मान ये चला गया अलग बात, ये अलग है, ये अलग बात, 50% चांस है ये जाएगा गैमेट में। सो 50% चांस ऑफ द गैमेट कंटेन ईदर ऑफ allele of parent pair segregate, allele of parental pair segregate or separate from each other, only one allele is transmitted to gamete। गैमेट के अंदर एक ही allele जाएगा, स्मॉल टी जाएगा, कैपिटल ई जाएगा। पुनेट स्क्वायर क्या है? पुनेट स्क्वायर F1 एंड F2 जनरेट प्लांट कैन बी अंडरस्टूड। हम समझ सकते हैं F1 और F2 प्लांट को अंडरस्टूड कर सकते हैं पुराना डायग्राम कॉल पुनेट स्क्वायर। एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं F1 और F2 जनरेशन को। उस डायग्राम का नाम है पुनेट स्क्वायर। ये डेवलप करा था पुनेट स्क्वायर बाय द ब्रिटिश जेनेटिक्स, उसका नाम पुनेट था। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। पुनेट स्क्वायर क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पुनेट स्क्वायर कहते हैं। पॉसिबल गैमेट कौन से बनते हैं? पॉसिबल गैमेट बनते हैं आर रिटर्न ऑन द टू साइड। कि पुनेट स्क्वायर में एक तो यारी साइड लिखते हैं गैमेट और इधर की साइड लिखते हैं गैमेट, सारे पॉसिबल गैमेट्स को। यूजुअली ये तो टॉप रो में लिखते हैं, टॉप रो एक लेफ्ट कॉलम में लिखते हैं, लेफ्ट कॉलम इधर। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट इन बॉक्स, सारे के सारे कॉम्बिनेशन होंगे ऐसे इधर बॉक्स में बना दिए जाएंगे। बिलो इन स्क्वायर के नीचे विच जनरेट स्क्वायर आउटपुट। यहाँ पे इसके आउटपुट फॉर्म लिख देंगे। फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। ड्राफ्ट प्लांट तो स्मॉल टी फीमेल था, तब मेंडल ने क्रॉस कराया था। वो टॉल प्लांट था, कैपिटल टी मेल था। Externally it is not possible to distinguish between plant with genotype कैपिटल टी स्मॉल टी। आप एक्सटर्नली आँखों से देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा प्लांट कैपिटल टी कौन सा प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया था, मैथमेटिक कंडेंस फॉर्म इसकी ये बनी, ये एक्सप्रेशन है, ये रेशो है और ये बन गई इसकी फॉर्म। Mendel cell pollinated F2 plant and found that the draft F2 plant continues to generate the draft plant in F3 F4 जनरेशन। तो मेंडल ने F2 जनरेशन की क्रॉस कराई F2 प्लांट से ही, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको F3 जनरेशन आई। F3 जनरेशन में भी मेंडल को ड्राफ्ट प्लांट दिखे और तब मेंडल ने F3 की क्रॉस F3 से कराई, तो F4 में तो मेंडल को दोबारा ही ड्राफ्ट प्लांट दिख गए। F3 जनरेशन में भी ड्रॉप आ रहे हैं और F4 में भी ड्रॉप आ रहे हैं। तो इन्हें कंक्लूड करा कि दैट ही कंक्लूडेड द जीनोटाइप ऑफ ड्रॉप प्लांट का जीनोटाइप है वो होमोजाइगस स्मॉल टी है। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट। टेस्ट क्रॉस को हम यूज़ करते हैं जब हमें पता लगाना होता है कि वो टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, मतलब कैपिटल टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी है। तो हम यूज़ करेंगे टेस्ट क्रॉस को। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन। मेंडल ने F2 जनरेशन से टॉल प्लांट लिए और उन्हें क्रॉस कराया विद ड्रॉप प्लांट स्मॉल टी वाले से। इसे बोला गया टेस्ट क्रॉस। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म P plant hair show in a dominant phenotype whole whose genotype is determined, जिसका जीनोटाइप हम डिटरमाइन कर रहे हैं, इस क्रॉस विद अ रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉस। यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे आपका प्लांट लिया गया टॉल वाला, वो डोमिनेटिंग प्लांट था, मान लीजिए टॉल प्लांट थे, ये लिया गया, और ये रिसेसिव प्लांट था, ये लिया गया। यहाँ से आपने इसको कराया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारे के सारे आपके हेट्रोजाइगस टॉल बन जाएंगे। तब आपका ये कैपिटल टी था टॉल वाला। जो आपका ये आपका हेट्रोजाइगस टॉल होगा तो आप सिर्फ ये कराएंगे तो यहाँ पे आपके 50% टॉल बनेंगे और 50% ड्रॉप बन जाएंगे। अगर हेट्रोजाइगस टॉल होगा तो क्रॉस कराने पे 50% तो बनेंगे दोबारा टॉल और 50% बनेंगे छोटे वाले ड्रॉप। अगर होमोजाइगस टॉल होगा तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, टॉल बन जाएंगे। ऐसे यहाँ पे मेंडल ने वो क्रॉस कराई थी, वो कलर के ऊपर करा दी थी यहाँ पे टेस्ट क्रॉस के अंदर।
मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने कलर लिया वाइट कलर लिया, वॉयलेट कलर लिया। यह है वो आपका वॉयलेट कलर। जो वॉयलेट कलर था उसे उसने वॉयलेट कलर है डोमिनेटिंग कलर, और इसे दर्शाया गया मेंडल ने कैपिटल W से। और वो वाइट कलर है, एक वाइट कलर है और रिसेसिव कलर है, उसे दर्शाया गया मेंडल ने स्मॉल w से। तो यहाँ पे ये वायलेट कलर लिया, वायलेट यहाँ पे F2 जनरेशन में ले रखा है मेंडल ने हेट्रोजाइगस वायलेट। यहाँ पे ले रखा है रिसेसिव मतलब रिसेसिव ले रखा है यहाँ पे वाइट। तो मेंडल ने क्रॉस कराई, यहाँ पे हेट्रोजाइगस वायलेट ले रखा था, तो आधे तो वायलेट आ गए यहाँ पे और आधे वाइट आ गए। अगर तब क्या था यहाँ पे हेट्रोजाइगस वायलेट था, तो ऐसा हुआ, 2 वायलेट आए 2 वाइट आए। तब मेंडल ने वो F2 जनरेशन में क्या लिया, होमोजाइगस वायलेट लिया। तो यहाँ पे आपका सारे के सारे आपके आ गए, ऑल आर वायलेट कलर आ गए, सारे के सारे वायलेट कलर के बन गए, ये भी। तो ये दर्शाया मेंडल ने। अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो सारे के सारे वो बनेंगे, वो सेम से बनेंगे और डोमिनेटिंग वाले बनेंगे। और अगर हेट्रोजाइगस होगी तो आधे रिसेसिव बन जाएंगे और आधे डोमिनेट बन जाएंगे। वायलेट फ्लावर कलर, वायलेट का फ्लावर कलर था उधर ट्रॉपिकल W, ये डोमिनेटिंग था ओवर वाइट कलर, वो था स्मॉल w। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने 2 जनरल लॉ दिए थे। दीज रूल्स कॉल्ड इन लॉ दिए थे, ये रूल्स दिए थे, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उनमें पहला लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। करेक्टर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, उसे हम फैक्टर कहते हैं। करेक्टर होते हैं इन प्लांट के अंदर, इंसानों के अंदर, वो कंट्रोल करती है डिस्क्रीट यूनिट, उसे फैक्टर कहते हैं। फैक्टर अकर होता है पेयर में, फैक्टर पेयर में अकर होता है, फैक्टर के अलील होते हैं मतलब। इन डिसिमिलर पेयर, अगर मान लीजिए कोई डिसिमिलर पेयर है ऐसे कि स्मॉल टी कैपिटल टी, 1 मेंबर तो डोमिनेंट होगा, एक मेंबर डोमिनेंट होगा, डिसिमिलर पेयर है तो, और दूसरा वाला रिसेसिव होगा। ये मेंडल का पहला लॉ है, इसके 3 पोस्टुलेट है मेंडल के पहले लॉ के। इसने कहा है कि करेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, उसे फैक्टर कहते हैं। फैक्टर अकर होते हैं पेयर में, इन डिसिमिलर पेयर 1 मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट एंड अदर रिसेसिव होता है। ये एक्सप्रेशन कराता है, अगर एक्सप्लेन करता है कौन सा, ये आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुई थी उसे एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे आपका फिनोटाइप कैसा आया था 3:1 और F2 जनरेशन का। वाई ओनली 1 कैरेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन बट बोथ कैरेक्टर अपीयर इन F2 जनरेशन। ये भी दर्शाता है कि क्यों, कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता है मेंडल का पहला लॉ कि क्यों ऐसा हुआ था कि बस F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर आया था और F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर आ गए थे। ये भी पहला लॉ समझाता है मेंडल का। फर्स्ट लॉ पर अब ये आगे की बात है, यहाँ पे पहले लिखी है फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये गलत साबित हो गया था, डिस्कार्डेड हो गया था बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के ज़रिए। इसे मेंडल के पहले लॉ को गलत साबित कर दिया गया था। मेंडल का दूसरा लॉ, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये यूनिवर्सल लॉ है। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन allele will segregate from each other during the gamete formation without any blending। ये कह रहा है तब गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ये जीन है, तब गैमेट बनेगा तो ये अलील होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे विदाउट एनी ब्लेंडिंग। विदाउट एनी ब्लेंडिंग, कोई भी मिक्सिंग नहीं होने की। कैपिटल की का थोड़ा सा भी करेक्टर स्मॉल टी के पास नहीं आने का, स्मॉल टी का थोड़ा भी करेक्टर कैपिटल की के पास नहीं आने का। विदाउट एनी ब्लेंडिंग होगा ये मामला। विद ईच अदर गैमेट फॉर्मेशन होगी विदाउट एनी ब्लेंडिंग। अलील हो गए वो डू नॉट शो ब्लेंडिंग, अलील हैं ये दोनों अलील कोई सी भी ब्लेंडिंग नहीं दिखाएंगे। बोथ करेक्टर, दोनों के करेक्टर आर रिकवर हो जाएंगे इन F1 स्टेज। तब गैमेट बनने हैं, दोनों के दोनों करेक्टर क्या हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। पेरेंट कंटेन करते हैं 2 अलील ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो 2 अलील बनते हैं पेरेंट के पास। मेल में भी क्या होता है, XY होता है सेक्स क्रोमोसोम में, यहाँ पे भी 2 अलील बन जाते हैं। फीमेल में हो गया, ठीक है। अब होमोजाइगस पेरेंट के अंदर होते हैं, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस पेरेंट जिनके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं।
अलील। होमोजाइगस पेरेंट कैसा होता है, ऑल गैमेट आर सिमिलर, जैसे कि फीमेल में पाया जाता है एक्स एक्स, ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा, होमोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। यहाँ पे सारे गैमेट्स क्या है, सिमिलर हैं, ये भी ऐसे ये भी ऐसे। और हेटेरोजाइगस पेरेंट कैसा होता है, टू काइंड ऑफ गैमेट विच हैविंग वन अलील विद इक्वल पोर्शन। ये कह रहे हैं कि जैसे कि एक्स वाई हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये होते हैं हेटेरोजाइगस, वहाँ पे दोनों अलील अलग अलग होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, ये कहना है फिनोटाइपिक करेक्टर, फिनोटाइप F1 जनरेशन का फिनोटाइप होगा, वो रिसेंबल नहीं करेगा ना दो पेरेंट थे, पेरेंट्स 1 और पेरेंट 2, इन दोनों ने क्रॉस करी, वो बना दिया एक बच्चा, ये बना दिया। अब ये इसका वो फिनोटाइप है, वो वैसे दिख रहा है ना, इस F2 जैसा दिख रहा हो बच्चा, ना ही F1 जैसा दिख रहा, इसे कहलाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F1 का फिनोटाइप है, वो रिसेंबल नहीं करेगा ना इधर ऑफ टू पेरेंट, बट वो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब कि ये 1 था और ये 2 था, इसका फिनोटाइप बनेगा 1.5। एग्जाम्पल दे रखा है इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर एग्जाम्पल दे रखा है इन डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर में एग्जाम्पल दे रखा है इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावरिंग कलर का। डॉग फ्लावर के एग्जाम्पल दे रखा है पे स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम और स्नैपड्रैगन एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो क्या एग्जाम्पल, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावरिंग कलर इन डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम। ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, अब यहाँ पे हम क्रॉस पढ़ रहे हैं जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे एक रेड फ्लावर लिया और एक वाइट फ्लावर लिया। रेड फ्लावर डोमिनेटिंग है तो होमोजाइगस कंडीशन में रेड फ्लावर, और ये वाइट फ्लावर है ये रिसेसिव है और ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है। यहाँ पे इन्होंने क्रॉस कराए तो सारे कैपिटल आर स्मॉल आर बन गए। तो इनका कलर तो आना चाहिए था रेड, आर डोमिनेटिंग है रेड कलर का, इनका कलर आना चाहिए था रेड, पर यहाँ है पिंक। यहाँ पे क्या हुआ, लाल कलर और पिंक कलर मिल गए एक दूसरे में, तो यहाँ पे बन गया, इन दोनों से मिलकर बन गया पिंक कलर। तो यहाँ पे दिखाया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आर कलर वो कैपिटल आर था, वो पूरी तरह के डोमिनेट नहीं कर पाया स्मॉल आर को, इसलिए यहाँ पे कह दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो तब आपने वापस कराया इनके, ये F1 को F1 से क्रॉस कराया, यहाँ पे एक तो लाल बन गया, दोबारा से लाल कलर वापस आ गया कैपिटल आर से, और स्मॉल आर से वाइट कलर वापस आ गया। तो ये फिनोटाइप था, ये चेंज हो गया। 3 ये आपका F2 जनरेशन में फिनोटाइप आ रहा था 3:1 वाला, वो चेंज हो गया, वो आया ही नहीं वाला। आर वॉज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर स्मॉल आर, कैपिटल आर कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया स्मॉल आर के ऊपर। कंसेप्ट डोमिनेंस होती क्या है डोमिनेंस, और रिसेसिव क्या है। एवरी जीन, हर एक जीन होता है, वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर करेक्टर। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देयर आर 2 कॉपीज़ पाई जाती हैं एक ही जीन की, उसे वो कहते हैं पेयर ऑफ अलील। वो नॉर्मल जीन होता है, प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है नॉर्मल जीन, और वो नॉर्मल एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ता है और बना देता है एंजाइम कंबाइन विद नॉर्मल एंजाइम कंबाइन करता है सबस्ट्रेट से, नॉर्मल एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, वो कन्वर्ट होकर नॉर्मल प्रोडक्ट बना देता है। वो प्रोडक्ट होता है वो डोमिनेंट की तरह बिहेव करता है, इसे कहते हैं डोमिनेंट करेक्टर, ये शो करेगा। नॉर्मल जीन है तो प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलके नॉर्मल प्रोडक्ट बना देगा, और प्रोडक्ट ऐड करेगा एज अ डोमिनेंट। और मॉडिफाइड अलील हैं, आज से लेकर तब से दुनिया बनी है तब से अभी तक अलील मॉडिफाई होते हुए आ रहे हैं। वो नॉर्मल जीन है और ये लेस एफिशिएंट जीन है, वो अगर वो फिनोटाइप ये वाला केमिकल बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, अगर उसका प्रोडक्ट है वो बन रहा है तो फिनोटाइप चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अगर आपका नॉन फंक्शनल एंजाइम, ये नॉर्मल था ना, ये नॉन फंक्शनल बन जाए जीन, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा वो भी नॉन फंक्शनल ही कहलाएगा। नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है तो आपका फिनोटाइप अफेक्ट हो जाएगा। अगर कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा, अगर ये पूरा ही नॉन फंक्शनल हो गया, यहाँ पे तो अफेक्टेड था, बीच वाले में क्या है अफेक्टेड है, यहाँ पे नो एंजाइम मतलब कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा है जीन, तो फिनोटाइप तब भी अफेक्ट हो जाएगा।
और रिसेसिव ट्रेट क्यों आता है? ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से रिसेसिव ट्रेट आ जाता है। रिसेसिव कब बनता है प्लांट? तब उसके अंदर नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहे हो या और बिकॉज ऑफ नो एंजाइम, कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा हो। को डोमिनेंस में क्या होता है? F1 जनरेशन होती है, रिसेंबल करती है बोथ ऑफ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से रिसेंबल करती है F1 जनरेशन। जैसे ये देखा जाता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ RBC सेल में। ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग कंट्रोल बाय आई जीन। ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है, कंट्रोल करता है आई जीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC के पास शुगर पॉलीमर होते हैं, उनका नाम होता है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम इट्स शुगर सरफेस, वो निकलते हैं फ्रॉम इट्स सरफेस, अपनी सरफेस से निकलते हैं। ये काइंड ऑफ शुगर होती है, कंट्रोल करती है, कंट्रोल बाय होती है आई जीन। आई जीन कंट्रोल करता है शुगर को, जो वो RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। वो नेम प्लेट की तरह काम करती है, इस तरह से वो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। आई जीन हैव 3 एलील। आई जीन के पास 3 एलील पाए जाते हैं, IA, IB, स्मॉल आई। IA और IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। IA होता है और IB होता है कम्प्लीटली डोमिनेंट होते हैं ओवर स्मॉल आई, बिकॉज स्मॉल आई डू नॉट प्रोड्यूस ऑन, बिकॉज स्मॉल आई होता है वो किसी भी तरह की शुगर नहीं बनाता, और IA और IB शुगर बनाते हैं। IB और स्मॉल आई है प्रेजेंट है, तो एक्सप्रेशन होगा वो किसका दिखेगा? बस IB का ही दिखेगा, क्योंकि स्मॉल आई रिसेसिव है। देयर आर थ्री डिफरेंट सेल अलील पाए जाते हैं। ये यहाँ पे 3 तरह के डिफरेंट अलील हैं, IBA, IB और स्मॉल आई। ये 6 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुपिंग। अगर ये आपका ये है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ह्यूमन क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अलील बड़े भले ही आई जीन के 3 हो, पर इंसानों के अंदर सेल के अंदर 2 ही अलील पाए जाएंगे। या तो इन दोनों, या तो IB ये सेट बन गया, कैसे भी करके 2 अलील ही होने चाहिए। अगर आपका ये सेट बन रहा है तो एक ब्लड ग्रुप कहलाएगा, अगर आपका ये सेट बन रहा है तो AB ब्लड ग्रुप कहलाएगा, आपका अगर ये सेट बन रहा है तो एक ब्लड ग्रुप कहलाएगा, अगर ये वाला सेट बन गया तो AB ग्रुप कहलाएगा, और ये वाला बन गया तो B ग्रुप कहलाएगा, ये वाला बन गया तब भी B ही कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपका स्मॉल आई बन गया तभी कहलाएगा O ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलिज्म, ये इसका भी एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप होता है। देयर आर मोर देन 2 अलील, यहाँ पे 2 से ज़्यादा अलील होते हैं, वो गवर्न करते हैं सेम करेक्टर को। ये फाउंड मल्टीपल एलिज्म आप तब देखेंगे तब आप स्टडी करेंगे पॉपुलेशन की, अगर आप पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तभी आपको देखेगा मल्टीपल एलिज्म। स्टार सिंथेसिस सीड शेप कंट्रोल बाय 1 जीन। स्टार की सिंथेसिस होना, सीड की शेप होना, कंट्रोल बाय 1 जीन। यहाँ पे जीन दे रखे हैं, कैपिटल B, स्मॉल b। ये स्टार्च ग्रेन साइज है और सीड साइज है, ठीक है। स्टार्च ग्रेन साइज क्या दिखा रहा है? आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है, स्टार्च ग्रेन साइज। तो आपको कैपिटल B है तो स्टार्च ग्रेन लार्ज ग्रेन था, कब कैपिटल T स्मॉल b है तो इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन था, तो आपका स्मॉल b है तो स्मॉल ग्रेन था। और सीड शेप की बात करें तो कैपिटल B तो राउंड शेप है, कैपिटल D स्मॉल b है तो क्या है? राउंड शेप है, स्मॉल b है तो विंकल्ड शेप है। तो ये तो आपका सीधा सही दिखा रहा है, पर ये दिखा रहा है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Dominance is not autonomous feature of any of allele or product. It has information for it. Dominance होता है, कोई भी ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का, ये प्रोडक्ट है, ये ना ही जीन का ऑटोनोमस फीचर है और ना ही प्रोडक्ट है। इट हैज़ इंफॉर्मेशन होती है इनके पास, बस जीन के पास। डोमिनेंस इज डिपेंड मच मोर ऑन जीन प्रोडक्ट। डोमिनेंस होती है वो मेनली जीन प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करती है। द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्शन होता है फिनोटाइप का इस प्रोडक्ट से, उस पर ही डिपेंड करेगी डोमिनेंस। मोर देन 1 फिनोटाइप इन्फ्लुएंस बाय सेम जीन,
हो सकता है एक से ज़्यादा फिनोटाइप के करेक्टर हो, वो एक ही जीन कंट्रोल कर रहा हो, वो सेम जीन कंट्रोल कर रहे हो। हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, येलो कलर का सीड लिया और उसको राउंड शेप है, यहाँ पे ग्रीन कलर का और विंकल शेप कर लिया, इन्हें क्रॉस कराया दोनों को, तो ये बन के आ गया। येलो कलर डोमिनेंट होता है ग्रीन कलर पे, इसलिए कैपिटल वाई लिया, और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई लिया। और राउंड शेप डोमिनेंट होती है विंकल शेप पे, इसलिए कैपिटल आर लिया और स्मॉल आर लिया विंकल शेप के लिए। तो तब आपने इन दोनों का क्रॉस बनाया तो सारे के सारे वो बने, F1 जनरेशन बनी, वो सारी ऐसी बन गई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब आपने F1 को F1 से ही सेल पोलिनेशन करा दिया तो आपकी बन के आई ऐसे, ये बन के आ गए सारे सेट। इसके अंदर वो फिनोटाइपिक करेक्टर आया, 9 बने हैं येलो राउंड, 9 बन गए, और ये येलो विंकल्ड और ग्रीन राउंड बने 3, ये भी 3, ये भी 3, और ग्रीन विंकल्ड बना 1। तो ठीक है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस किसका रेशो क्या आया था, 3:1। ये आया था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, 3:1 मोनोहाइब्रिड में आया था। कि देख रहे हैं वही रेशो यहाँ पे बन रहा है, अगर आप सेपरेट करके लिखेंगे तो, जैसे ये अलग लिख दिया, ये अलग लिख दिया, तो यहीं ये राउंड और विंकल्ड में भी ये वाला रेशो आ गया, अगर आप अलग अलग करके लिखोगे तो, जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और ये बने हैं आपके, ये सब रेशो हो गए, बता चुका हूँ मैं। बेस्ड ऑन द डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने प्रपोज करा था सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, वी कॉल्ड इट मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। मेंडल ने तीसरा लॉ दिया था यहाँ पे इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, उसका नाम है मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड आर कंबाइन इन हाइब्रिड, जब 2 पेयर होते हैं ट्रेड के, वो कंबाइन करते हैं हाइब्रिड में, ये सेग्रीगेट ऑफ द 1 पेयर ऑफ करेक्टर इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर ऑफ करेक्टर। जब 2 पेयर हैं, ये कौन से, राउंड हो गया, ये तो कौन सा हो गया राउंड, ये तो सीट की शेप हो गई और सीट का कलर हो गया, ये 2 करेक्टर हैं, तभी कंबाइन, ये कंबाइन हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और तभी सेग्रीगेट होंगे, तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे ना, ये अपना अलग हो जाएगा इससे, तो ये अलग हो जाएगा इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी ब्लेंडिंग। ये आपके बनते हैं याद है, ये आपके ये गैमेट्स बन गए। ईच गैमेट फ्रिक्वेंसी की 25% थी, 1/4 टोटल गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं। मेंडल ने पब्लिश करा था अपना वर्क 1865 में, ये रिमेन अनकॉन्गनाइज रहा 1900 तक। मेंडल वर्क रिमेन अनकॉन्गनाइज टिल 1922, बिकॉज क्यों रहा मेंडल का वर्क 1900 तक अनकॉन्गनाइज क्यों रहा, बिकॉज उस टाइम पे कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, his concept of gene or factor was not accepted by his contemporaries as explanation was for apparent continuous variation in nature। क्यों ये क्या नहीं देख पाए थे, ये यहाँ पे फिजिकल असिस्टेंस नहीं दे पाए थे मेंडल। ये कह रहे हैं मेंडल का ही जीन का बात थी, मेंडल जीन की बात बोली थी, फैक्टर की बात बोली थी, ये बहुत सारे इसके कंटेम्परेरीज थे, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी थी। क्यों, एज ने एक्सप्लेनेशन दी थी, अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन हो रहा है नेचर में, ये कंटिन्यूस वेरिएशन होता है नेचर में, इसने ये बोला था मेंडल ने। इसलिए मेंडल ने यूज़ करा था मैथ को टू एक्सप्लेन अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन। मेंडल ने मैथ को यूज़ करा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेंडल ने कोई भी प्रोवाइड नहीं करा था एनी फिजिकल प्रूफ, मेंडल ने सब बोला था, बोला ही था, बस हाइपोथेसिस दी थी, मेंडल ने कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था एक्सिस्टेंस ऑफ फैक्टर के ऊपर। पर 1900 में 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डिवेरिस, कॉरन और रस्कनमार्क, इन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करा मेंडल का रिजल्ट, इन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर कर दिया मेंडल का रिजल्ट। ये 3 साइंटिस्ट आए, डिवेरिस, कॉरन, चिटरमार्क। बाय 1902 में क्या हुआ, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैज़ बीन डिस्कवर। ये क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है मियोसिस के अंदर, ये खोज लिया गया था 1902 में। सर्टन एंड बोवरी ने नोट करा कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल है बिहेवियर ऑफ जीन के।
जैसे जीन सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, जैसे ऐसे ही क्रोमोसोम होते हैं, उसका ही मूवमेंट वैसे ही होता है। सटन एंड बोवरी ने एक्सप्लेन करा मेंडल का लॉ यूजिंग द क्रोमोसोम मूवमेंट। सटन एंड बोवरी थे, उन्होंने भी मेंडल का लॉ को एक्सप्लेन कर दिया यूजिंग द क्रोमोसोमल मूवमेंट। टू allele of gene pair are located on homozygous site और homologous chromosome। ये कह रहे हैं ये जो दो अलील है, मान लीजिए दो अलील हैं, टू allele ऑफ जीन पेयर ए बी और ए बी बी, ये कह रहे हैं लोकेटेड होते हैं होमोलॉगस साइट। अगर यहाँ पे एक जीन रखा है कैपिटल है तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी यहाँ पे स्मॉल है, यहीं मिलेगा होमोलॉगस साइट और होमोलॉगस क्रोमोसोम। ड्यूरिंग द एनाफेज of meiosis 1-2 chromosome pair can align at metaphase plate independently from each other। ये लाइन दे रखी है, ये MCQs में बहुत आती है। सटन एंड बोवरी ने आर्ग्यू करा था, आर्ग्यू डेट अ पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम पेयर लीड द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर फैक्टर। ये कह रहे हैं क्रोमोसोम बनता है, जुड़ते हैं और अलग होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, लीड करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ पेयर फैक्टर का भी। ये भी तभी जुड़ अलग होते हैं क्रोमोसोम, तो इनका पेयर फैक्टर होता है वो भी अलग हो जाते हैं। सटन ने क्या करा, सटन ने यूनाइट कर दी नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन और मेंडल के प्रिंसिपल को, दोनों को मिला दिया इसने, और इसने दे दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था और इसके कलीग्स ने दिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। लीड तभी इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने तभी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे रहे थे मॉर्गन और इसके कलीग्स। इन्होंने लीड द डिस्कवरी ऑफ बेसिक और वेरिएशन डेट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। इन्होंने वेरिएशन की खोज कर दी थी मॉर्गन ने बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ क्यों रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देते हुए। मॉर्गन वर्क विद टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। मॉर्गन ने काम करा था किस पे? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे, बिकॉज इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की यूज़ करी थी। इट कुड बी ग्रोन ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम। ग्रो कर सकते हो आप इसको सिंपल सिंथेटिक मीडियम में। इसकी लाइफ साइकिल 2 वीक की होती है। सिंगल मीटिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोगेनी बनाता है। एक बार सेक्स कराओगे इसका तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोगेनी बनेगी। क्लियर सेल डिफ्रेंशिएशन होता है मेल और फीमेल में। मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन सीन बाय द स्मॉल पावर माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आता है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, मॉर्गन ने क्या कहा? मॉर्गन ने डायहाइब्रिड क्रॉस करी ड्रोसोफिला के ऊपर। ये सिमिलर है मेंडल हाइब्रिड क्रॉस से। मॉर्गन ने क्या करा? डायहाइब्रिड क्रॉस करी किसके ऊपर? ड्रोसोफिला के ऊपर। टू स्टडी द जीन, मॉर्गन चाहता था स्टडी करना जीन को जो कि लोकेटेड है किस पे? वो सेक्स लिंक्ड है। क्या है? सेक्स लिंक जीन है, उन्हें पढ़ना चाहता था मॉर्गन बस। तब मॉर्गन ने अपनी डायहाइब्रिड क्रॉस करी थी। मॉर्गन ने क्या लिया? येलो बॉडी वाइट आई ली, एक ब्राउन बॉडी रेड आई ली। एक ड्रोसोफिला ली ब्राउन बॉडी रेड आई वाली, और एक ड्रोसोफिला ली मक्खी ली इधर येलो बॉडी वाइट आई वाली। इन दोनों को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन आ गई। तो F1 जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन को क्रॉस कराया इसने। तो ये आपको याद आता था 9:3:3:1 आता था फिनोटाइप, ये नहीं आया। डेविएट फ्रॉम द सिग्निफिकेंट फ्रॉम 9:3:3:1, ये आया ही नहीं ये वाला फिनोटाइप का रेशो। तो 2 जीन, इसका क्या मतलब था? ये 2 जीन थे, ये अलग अलग सेग्रीगेट नहीं हो पाए इंडिपेंडेंटली। जो लॉ असॉर्टमेंट कह रहा था कि 2 जीन होते हैं, ये पेयर होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं, ये वो गलत साबित हो गया यहाँ पे। तो गलत वो हो गया, आप पर लॉ ऑफ असॉर्टमेंट गलत साबित करता है। कौन लॉ असॉर्टमेंट को गलत साबित करता है? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन गलत साबित करता है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट को। मॉर्गन एंड हीज ग्रुप नॉन द मॉर्गन और इसके ग्रुप थे, ये जानते थे वो जीन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो दोनों के दोनों जीन किस पे पाए जाते हैं? एस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। so quickly that when the 2 gene in a
हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। इन्होंने जल्दी से बता दिया कि अगर दो जीन हैं वो एक ही क्रोमोसोम में पाए जा रहे हैं, एक मान लीजिए इधर है और एक दूसरा, एक मान लीजिए इधर है, एक इधर है और इधर है, एक पहला इधर है दूसरा इधर है, ये सेम क्रोमोसोम पे हैं। अगर ये अलग होना चाहेगा तो ये इंडिपेंडेंटली अलग नहीं हो पा रहा है, इससे जुड़ा हुआ है हल्का सा ये। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन वर मच हायर दैन द नॉन पेरेंटल टाइप। ये कह रहे हैं पोर्शन होता है पेरेंटल वाले का वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द नॉन पेरेंटल टाइप। जैसे कि यहाँ पे पेरेंटल कौन से हो गए, यहाँ पे कह रहे हैं ये पेरेंटल हो गया, 9 का हो गया पेरेंटल हो गया, 1 का हो गया पेरेंटल हो गया, पेरेंट्स में थे अलग करेक्टर, और ये 3 माने नॉन पेरेंटल हो गए। ये कह रहे हैं तब डायहाइब्रिड क्रॉस कराई गई है तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोर्शन था पेरेंटल क्रोमोसोम का ज़्यादा बना इन कंपेरिजन टू नॉन पेरेंटल वाला। अगर दोनों के दोनों जीन सेम ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं तो ये ज़्यादा बनेंगे, मतलब ये नॉन पेरेंटल वाले कम बनेंगे तो ये पेरेंटल वाले ज़्यादा बनेंगे। लिंकेज क्या होता है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, दो जीन एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए से होते हैं, ठीक है, ऑन क्रोमोसोम। मॉर्गन ने कॉइल्ड करी थी टर्म, मॉर्गन ने एक टर्म दी थी उसका नाम था लिंकेज, इस चीज़ के ऊपर। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट डिस्क्राइब करता है जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन, वो नॉन पेरेंटल जीन थे वो कितने बनेंगे वो रिकॉम्बिनेंट बताया। अगर रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होगा तो नॉन पेरेंटल जीन के कॉम्बिनेशन थे वो ज़्यादा बनेंगे। लिंकेज और रिकॉम्बिनेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन जीन के। येलो बॉडी वाइट आई, येलो बॉडी वाइट आई जीन आर टाइटली लिंक, ये दोनों जीन थे येलो बॉडी वाइट आई का वो टाइटली लिंक है। जीन ऑफ वाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स, ये इन जीन ऑफ वाइट आई मिनिएचर विंग कितना दिखाते हैं 37.2% रिकॉम्बिनेंट दिखाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट दिखाते हैं ये, ठीक है। स्टटवेंट यूज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द जीन कॉम्बिनेशन बिटवीन, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने यूज़ करी थी फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम। इनने सेम क्रोमोसोम पे यूज़ करी थी फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट की बिटवीन जीन। इन्हें मेज़र करा था कि डिस्टेंस बिटवीन जीन और मैप करा था इन्हें पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। एक्सटेंसिवली यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन सीक्वेंस होल जीनोम एज आ वॉज डन इन ह्यूमन जीनोम। इन्हें एक मैप बनाया था, मैप में इन्हें जीन की सारी पोजीशन दिखाई थी कौन कितनी दूर है, और इसने बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाया था जैसे कि ह्यूमन जीनोम में है। मेंडल स्टडी मेनली डिस्क्राइब, मेंडल की स्टडी थी वो मेनली डिस्क्राइब करती है ट्रेड दैट हैव डिस्टेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म। मेंडल की स्टडी थी वो मेनली डिस्क्राइब क्या करती है, ट्रेड, ऐसा ट्रेड जिसके पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे लंबा नाटा, ठीक है, येलो सीड ग्रीन सीड, उसके बाद अपनी ऑल्टरनेटिव डिस्टिंक्ट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है। मेंडल की स्टडी उन्हीं को डिस्क्राइब करती है। ट्रेड दैट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, द ट्रेड आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more than 3 जीन कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मान लीजिए कोई ट्रेड है, बाल का खाल का कलर मान लीजिए वो ट्रेड है, वो तीन जीन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसे कहेंगे पॉलीजेनिक। पॉली मतलब ज़्यादा, जीन इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन इंसानों की स्किन होती है वो 3 जीन कंट्रोल करते हैं। पॉलीजेनिक ट्रेड फेनोटाइप रिफ्लेक्ट करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, वो तीनों का होगा। इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, सारा कुछ इस हर ये 3 एलील, ये 3 जीन दे रखे हैं A B C, इनके एलील फॉर्म भी हैं, A का A छोटा है, B का छोटा B, C का छोटा C, ये एलील फॉर्म हो गए दोनों के, मतलब ये टोटल 6 एलील हैं। ये 6 के 6 एलील का वो मामला होगा, कलर देंगे वो एडिटिव होगा, मतलब इसने दिया और इसने दिया, सबको मिला के कलर निकलेगा। जीन A B C कंट्रोल करते हैं स्किन कलर को। अगर आपका सब कैपिटल है तो डार्क स्किन कलर आएगा, अगर आधे कैपिटल है और आधे स्मॉल हैं
तो इंटरमीडिएट स्किन कलर आएगा। अगर सारे के सारे छोटे हैं तो लाइट स्किन कलर आएगा। ईच टाइप ऑफ अलील इन जीनोटाइप वुड बी डिटरमाइन द डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ स्किन। ये हर एक टाइप का अलील है, 6 के 6 अलील हैं, 6 के 6 अलील अलग अलग बता रहे हैं कि स्किन का कलर कैसा होना चाहिए। सबको मिला के स्किन का कलर निकलता है। प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ये सिंगल जीन है, बस सिंगल जीन वो एक्सप्रेस कर रहा है मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। सच जीन, उस जीन को कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। Mechanism of pleiotropy in most cases affect gene on the metabolic pathway। एक जीन है वो मेटाबॉलिक पाथवे में अगर वो अफेक्ट हो जाता है तो डिसीज़ होती है फिनाइलकीटोनुरिया। इसके सिम्टम होते हैं मेंटल रिटार्डेशन होगी, रिडक्शन होगा, मेंटल रिडक्शन इन हेयर होगा, स्किन पिगमेंटेशन होगा। कॉज बाय द म्यूटेशन इन द जीन वो कोड कर रहा है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से हो रही है। एक तरह से ये कौन सी फिनाइलकीटोनुरिया एक बीमारी है जिसके अंदर जीन होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, वो अफेक्ट हो जाता है। उसके सिम्टम होते हैं 3, रिडक्शन इन हेयर, मेंटल रिडक्शन, स्किन पिगमेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, जीन अफेक्ट हो जाता है, वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना पाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन, हैंकिंग एक साइंटिस्ट था, उसने 1891 में ट्रेस करा था स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। उनने ऑब्जर्व करा था वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो 50% स्पर्म में है, रिसीव है, और आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, स्पर्म बनने के बाद 50% स्पर्म में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उसे मिल रहा था और वहीं 50% के पास नहीं था। उसने हैंकलिन ने उस स्ट्रक्चर को नेम दिया एक्स बॉडी। हैंकलिन कुड नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स बॉडी, पर हैंकिंग नहीं बता पाया कि एक्स बॉडी उसने बताया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या करती है, क्या चीज़ है। बाद में पता चला कि वो एक्स बॉडी वो हैंकलिन की थी, वो एक्स क्रोमोसोम है। इंसेक्ट के अंदर मेल में 4 क्रोमोसोम होते हैं और 4 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक्स ओ का मतलब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम नहीं है, ओ का मतलब 0 है। अगर इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे एक एक्स आएगा एक 0 होगा तो यहाँ पे बनेगा आपका मेल। अगर यहाँ पे एक एक्स, दोनों एक्स होंगे तो फीमेल बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो ऑटोसोम हो गई, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे फीमेल बन गया। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे फीमेल बन गई। यहाँ पे 0 एक्स है और यहाँ पे एक्स है, यहाँ मेल बना। यहाँ पे 0 एक्स है और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मेल बना। तो मेल का ये होता है और फीमेल का ये होता है इंसेक्ट में। इसे कहते हैं इंसेक्ट में पाई जाती है एक्सोटाइप सेट डिटर्मिनेशन। एक्सोटाइप सेट डिटर्मिनेशन पाई जाती है इंसेक्ट में। इंसेक्ट में पाई जाती है सेट डिटर्मिनेशन होती है एक्सोटाइप। अगर एक्स हो है तो मेल है, और एक्स है तो फीमेल है। एक्सोटाइप डिटर्मिनेशन कहाँ पाई जाएगी, फिर ग्रास हॉपर में पाई जाएगी। इसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे ग्रास हॉपर। वुमेन में पाई जाती है एक्स वाई टाइप सेट डिटर्मिनेशन। उसमें मेल क्या होता है, हेट्रोगेमी होता है। मेल के बाद 2 अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, मेल होता है हेट्रोगेमी और फीमेल क्या होती है, होमोगेमी होती है इंसानों के केस में, ह्यूमन के केस में। ड्रोसोफिला का भी सेम होता है मामला जैसे इंसानों में होता है। एक्स वाई है तो मेल बनेगा, एक्स है तो फीमेल बनेगा। मेल हेट्रोगेनी दिखाता है ड्रोसोफिला भी। ड्रोसोफिला के अंदर उतने ही क्रोमोसोम मेल के अंदर होंगे, उतने ही क्रोमोसोम फीमेल के अंदर होंगे। बर्ड में होता है वो मेल होता है, वो होता है होमोगेमी। मेल का होता है ZZ और फीमेल का होता है यहाँ पे ZW। ये उल्टा होता है इंसानों से। फीमेल का है ZW, मेल का है ZZ। फीमेल हेट्रोगेमी पाई जाती है बर्ड्स में। सेट डिटर्मिनेशन इन हनीबी, हैप्लोडिप्लॉइड सेट डिटर्मिनेशन होती है हनीबी में। हनीबी में कैसे पता चलेगा मेल है फीमेल है, सेट किसके बेस पे, हैप्लॉइड बॉडी है डिप्लॉइड बॉडी है, इसके बेस पे पता चलता है मेल है या फीमेल है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इंडिविजुअल रिसीव, ये कह रहे हैं बेस्ड ऑन द सेट ऑफ क्रोमोसोम, n रिसीव हो रहा है 2n रिसीव हो रहा है, इसके ऊपर हम सेक्स बताएंगे इसका।
एग डेवलप करता है, एग डेवलप द मेल बाय द पार्थिनोजेनेसिस। अगर एग है, फीमेल ने एग बनाया था, अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एग हो वो मेल में बदल जाएगा बाय द प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसके अंदर फीमेल का गैमेट डायरेक्ट मेल बना देता है बाय पार्थिनोजेनेसिस। मेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मेल के अंदर किसमें, हनी बी के केस पढ़ रहे हैं हम, मेल के अंदर पाए जाते हैं 16 क्रोमोसोम और फीमेल में पाए जाते हैं 32 क्रोमोसोम। तो मेल के अंदर पाया जाता है N और फीमेल के अंदर पाया जाता है 2N हनी बी के केस में। मेल डोंट हैव फादर, मेल के बाद फादर नहीं हो सकता, और कांट हैव सन, मेल के बाद ना सन हो सकता ना फादर हो सकता, ठीक है। और वहीं अगर फीमेल का गैमेट और मेल का गैमेट मिल गए तो बन जाएगा यहाँ पे फीमेल। अब फीमेल का गैमेट मेल के गैमेट से नहीं मिला तो बनाएगा मेल। म्यूटेशन होता है ऑल्टरनेशन डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आना, इसे कहते हैं म्यूटेशन, ऑल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंसेस। रिजल्ट इन द चेंज इन जीनोटाइप में रिजल्ट चेंज आता है, रिजल्ट होता है अगर किसी के डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आएंगे तो उसका चेंज आ जाएगा फिनोटाइप में और जीनोटाइप में, दोनों में आ जाएगा चेंज। म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन होता है डीएनए के अंदर, नॉट जनरली होता है। डीएनए का हेलिक्स होता है, वो रन करता है कंटिन्यूसली इन हाइपर सुपरकॉइल्ड फॉर्म। ये डीएनए का हेलिक्स है, ये हाइपर सुपरकॉइल्ड फॉर्म में रन करते हैं। ये डीएनए 2 मीटर लंबा होता है, पूरा रन करता हुआ निकलता है। ऑल्टरनेशन इन क्रोमोसोम, एबनॉर्मलिटीज आती हैं, एब्रेशन आता है। कॉमनली एब्सेंस इन कैंसर सेल, ये कैंसर सेल में एब्सेंट होते हैं कौन से, ऑल्टरनेशन क्रोमोसोम। म्यूटेशन में अराइज बाय अ सिंगल बेस पेयर, ठीक है ना। म्यूटेशन कहाँ भी हो सकता है, सिंगल बेस पेयर में होता है डीएनए के, उसे हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। तो वो होता है आपका पाया जाता है सिकल सेल एनीमिया में। म्यूटेशन अगर सिंगल बेस पेयर में हो रहा है, एक ही बेस पेयर है उस पर म्यूटेशन हो रहा है तो कहलाया जाएगा पॉइंट म्यूटेशन। डिलेशन एंड इंसर्शन, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे जी था, अब जी कट से सी आ गया, ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसके अंदर क्या होता है एक बेस पेयर आ गया अगर नया बन के, या फिर एक बेस पेयर पुराना था वो डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ बेस पेयर इन ऑफ डीएनए, ये कहलाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पेडिग्री, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फैमिली ट्री को, ठीक है। इनमें हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं पर्टिकुलर ट्रेड। पेडिग्री प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग टूल, ये रिप्रेजेंट करती है फैमिली ट्री ओवर अ जनरेशन। अब पेडिग्री में मेल को ऐसे दिखाते हैं, फीमेल को ऐसे दिखाते हैं, वो सेक्स अनस्पेसिफाई होता है उसे ऐसे दिखाते हैं। मीटिंग को ऐसे दिखाते हैं, और मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स कॉन्जेन्यूनस मीटिंग कहते हैं इसे, ये होती है रिलेटिव के बीच में, अगर मीटिंग होती है तो ऐसे दिखाएंगे। पेरेंट अबव, पेरेंट को हम अबव में रखते हैं और चिल्ड्रन को नीचे रखते हैं पेडिग्री में। चिल्ड्रन बिलो, इन ऑर्डर टू बर्थ टू लाइफ, ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आते रहता है इस पर। मीटिंग बिटवीन रिलेटिव का नाम होता है कॉन्सेंजुनस मीटिंग, कॉन्सेंजुनस मीटिंग कहते हैं इसे, कॉन्सेंजुनस मीटिंग। अगर आपका पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड, अब वो चीज़ अफेक्टेड होगी तो आप उसमें कलर सा भर देंगे, उसे डार्क कर देंगे, वो चीज़ अफेक्टेड है। ये लिखा है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मेल अफेक्टेड है तो ऐसे बनेगा, फीमेल अफेक्टेड है तो ऐसे बनेगा, और अनस्पेसिफाइड अफेक्टेड है तो ऐसे बनेगा, इंडिविजुअल अफेक्टेड है। मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये होते हैं डिसऑर्डर इन जीन, अगर डिसऑर्डर आ रहा है जीन के अंदर तो उसे कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। डिटरमाइन बाय द ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन, अगर सिंगल जीन में आ रहा है म्यूटेशन या ऑल्टरनेशन हो रही है उस तो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएगा, ये जीन के अंदर डिसऑर्डर होता है। ट्रांसमिट करता है ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन,
पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग बड़ा हो जाएगा तो उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, ये सेम लाइन में ट्रांसफ़र होता चला जाता है। इनहेरिटेंस और मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये क्या दिखाता है? इनहेरिटेंस दिखाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर की। कैन बी ट्रेस इन द फैमिली ट्री और पेडिग्री एनालिसिस। वो मेंडल ने वो सारी इनहेरिटेंस दिखाई थी, वो सब भी दिखाता है कौन? मेंडेलियन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कैसे होते हैं यहाँ पे? साइटिस फिब्रियोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया। बाय पेडिग्री वी कैन फाइंड द सेक्स लिंक एंड ऑटोसोमल। हम पेडिग्री से पता लगा सकते हैं कि ये फैमिली ट्री बनता हुआ आ रहा है, ये सब ये डिफेक्ट आया है जीन में, सेक्स वाले जीन में डिफेक्ट आया है या फिर ऑटोसोमल वाले जीन में डिफेक्ट आया है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम हैं उनके सेक्स जीन में डिफेक्ट आया है या फिर सेक्स क्रोमोसोम वाले जीन हैं उनमें डिफेक्ट आया है। अगर ऑटोसोम वालों में आया है तो वो ऑटोसोम कहलाया जाएगा, और सेक्स लिंक वालों में आया तो सेक्स लिंक कहलाया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा रिसेसिव है जीन, उसमें डिफेक्ट आया है या वो डोमिनेंट है। अब आपके यहाँ पे पेडिग्री दे रखी है एक, उसका नाम है ऑटोनोमल डोमिनेंट ट्रेट वाली। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि फीमेल के पास कौन से होते हैं? एक्स होते हैं, और मेल के पास कौन से होते हैं? XY। ठीक है। अब फीमेल के पास फीमेल इफेक्टेड दिखाई है यहाँ पे, मतलब फीमेल का XX में से या दोनों X इन्फेक्टेड है या एक X इन्फेक्टेड है। ठीक है, या दोनों इन्फेक्टेड होंगे या एक होगा, अगर फीमेल दिखाई है यहाँ पे। अगर दोनों इन्फेक्टेड हैं, ठीक है ना, एक दोनों होंगे एक होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेल के पास XY होता है, मतलब अगर मेल के X में खराबी होती तो इसमें दिख जाती, मेल में Y खराबी होती तो दिख जाती। ठीक है ना। और फीमेल की दोनों X में खराबी है, अगर ये क्या है? रिसेसिव है। अगर ये डोमिनेटिंग है तो इसके एक X में भी खराबी होगी तब भी शो कर देगा ये। ठीक है, मतलब अगर फीमेल है, फीमेल अगर डोमिनेंट कब दिखाएगी? तब उसका एक X में भी खराबी है और वो इन्फेक्टेड कहलाएगी तो वो दिखाएगी डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट रेट है ये, उसमें इफेक्ट वो डोमिनेंट रेट चलता हुआ आ रहा है बीमारी वाला। अगर फीमेल के दोनों X में खराबी है वो तब दिखा रही है, और एक X में खराबी है तब नहीं दिखा रही, तो कराएगा रिसेसिव ट्रेट। ठीक है। और अगर Y में खराबी है तो वो तो मेल में दिखेगी आपको, फीमेल में दिखने की नहीं। अब मेल के पास होता है XY, अगर मेल में एक X में भी खराबी आ जाएगी तो मेल वहाँ पे इन्फेक्टेड दिखाया जाएगा, या रिसेसिव हो या डोमिनेटिंग हो, दोनों में ही। यहाँ पे दिखा रहा है फीमेल इफेक्टेड है, तो फीमेल इफेक्टेड के दो केस बनते हैं, या तो डोमिनेटिंग है तो ऐसा केस बनेगा, और या फिर रिसेसिव है तो ऐसा केस बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे दिखाया गया है, अगर अभी तो हमें ये नहीं, अगर ये कंडीशन तब लागू होगी तो हमें पता लग जाएगा ये सेक्स लिंक है। अगर ऑटोसोमल है तो X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे दे रखा है फीमेल इन्फेक्टेड है और मेल इन्फेक्टेड नहीं है। मेल इन्फेक्टेड नहीं है मतलब तो मेल का X क्रोमोसोम है सही है और Y भी सही है, और उसके ऑटोसोमल है वो भी सही है। यहाँ पे क्या दिखा है? यहाँ पे और फीमेल से ये फीमेल है, इसके दो X हैं, इसका एक X आया होगा फीमेल के पास, फीमेल का, और फीमेल का एक इसके पास आया होगा X। ठीक है, और एक इसके पास आया होगा और एक इसके पास आया होगा। अब फीमेल, अगर फीमेल क्या है आपकी यहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं दिखाई गई, मतलब जिसके दो ये सही है, यहाँ पे दिखाई गई है मेल दिखाया गया इन्फेक्टेड, मतलब यहाँ पे X खराब हो सकता है। पहली बार X को मत देखो, यहाँ पे देखो ऑटोसोमल है या नहीं है, सबसे पहली बात तो ये देखनी है। यहाँ पे फीमेल है, मेल नहीं है, यहाँ पे फीमेल नहीं है, यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, मतलब को यहाँ से एक सेक्स आया फीमेल का, और यहाँ पे एक मेल ने दिया, मेल तो नहीं था, मेल तो नहीं है, मेल के एस क्रोमोसोम में कुछ नहीं है, तो इफेक्टेड नहीं बनी। यहाँ पे भी फीमेल बनी, यहाँ पे एक इन्फेक्टेड आया एक अनइन्फेक्टेड आया, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, तो एक तरह से ये ऑटोनोमल यहाँ पे घोषित हुई। एक फीमेल ख़राब बता रहा है, एक फीमेल ख़राब नहीं है, सबकी सेम कंडीशन लग रही है दोनों में, तो मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है ही नहीं, सेक्स डिफेक्ट है वो ऑटोसोमल में है। यहाँ पे मेल का हो गया, अगर ये एक X भेज रही है तो यहाँ पे होना चाहिए था, और यहाँ पे इसने एक Y भेज दिया, तो यहाँ पे तो इन्फेक्टेड कहला दिया इसने, यहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं है।
वहीं यहाँ हुआ, यहाँ पे इन्फेक्टेड था, यहाँ पे मेल इन्फेक्टेड नहीं बने, तो यहाँ से ऑटोसोमल पता चल गया। और आपको डोमिनेंट कैसे पता चलेगा? पहले ऑटोसोमल पता चल गया आपको, डोमिनेंट इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे अब मान लीजिए इसके अगर इसके दोनों ही इन्फेक्टेड होते तो क्या होता, ये दोनों इन्फेक्टेड होते तो यहाँ पे एक मेल ने एग दे दिया और एक स्नैक दे दिया, ठीक है, और एक स्नैक दे दिया, एक स्नैक दे दिया। अगर इसके दोनों इन्फेक्टेड होते तो एक फीमेल तो बनती क्या? सबसे पहली बात, मेल का इन्फेक्टेड नहीं है, ये आपको पता है, मेल का इन्फेक्टेड नहीं है, मेल का एक्स सही है, ये फीमेल का, ये दोनों इन्फेक्टेड है, एक इन्फेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर दोनों इन्फेक्टेड हैं, यहाँ पे आपको पता लगा कि यहाँ पे मान लीजिए एक मेल का एक्स आ गया सही वाला, एक फीमेल का आ गया, ठीक है। अब फीमेल का आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मेल का आ गया और यहाँ पे फीमेल का आ गया। यहाँ पे इन्फेक्टेड है, यहाँ पे नहीं है, मतलब हो सकता यहाँ तो दोनों इन्फेक्टेड हैं तो ये दोनों में इन्फेक्टेड होना चाहिए था, पर एक इन्फेक्टेड है, एक नहीं है, तो इसका मतलब ये फीमेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम में इन्फेक्टेड है, वरना दोनों फीमेल इन्फेक्टेड होती, या एक भी नहीं होती या दोनों होती। अब एक है और एक नहीं है, इसका मतलब है एक ही क्रोमोसोम है, सही वाला एक बार इसमें चला गया और मेल का भी सही इसमें आ गया, तो ये इन्फेक्टेड नहीं बनी। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक गलत आ गया फीमेल, यहाँ पे गलत वाला आया, यहाँ पे सही वाला आ गया, दोनों मेल का भी सही आ गया, यहाँ पे फीमेल का भी सही आ गया, यहाँ पे मेल का सही आ गया, फीमेल का गलत आ गया, तभी इन्फेक्टेड हो गई। इससे दिखता है मैं क्या है, ये डोमिनेटिंग ट्रेट दिखा रहा है, यहाँ पे एक भी आ गया ना तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। इसका एग्जांपल दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, एनसीईआरटी के अंदर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एग्जाम्पल है किसका, ऑटोसोमल डोमिनेटिंग ट्रेट का। और यहीं दे रखा है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का, यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट का एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि रिसेसिव का ये मेल है, मेल सही दिखा रखा है, XY सही है, ये फीमेल है XX, ठीक है, फीमेल क्या हो गई, XX हो गई, फीमेल भी सही है। या तो फीमेल एक का एक गलत है, या फिर दोनों गलत होंगे तो करेक्टर शो कर देगी, दोनों तो गलत हो ही नहीं सकते, या तो अगर रिसेसिव ट्रेट है तो एक गलत है, या और डोमिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता है, डोमिनेटिंग होता तो ये दिख जाती, या एक गलत है या एक भी गलत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक मेल बना XY, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, XY कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ XX, असल में मैं XX बोल रहा हूँ, यहाँ पे XY जीन की बात नहीं हो रही पहली बार, ये ऐसे ही एक जीन होंगे दोनों ग्रुप में, वो ऑटोसोमल होंगे, सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही यहाँ पे पहली बार। इसमें भी देखो सेक्स पे डिपेंड कर रही नहीं कर रही, पहले ये देखो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों क्या है, अनइन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे ये हो गया अनइन्फेक्टेड, और ये ऐसे होगा या ऐसे होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, ये इन्फेक्टेड आ गई, ये इन्फेक्टेड आ गई का मतलब क्या है, ये अगर डोमिनेटिंग होता तो यहाँ पे नहीं होता, मतलब अगर डोमिनेटिंग होता है इस पे ऐसे होता, एक पे ही होता, यहाँ पे नहीं होता, इस तरह से ये है और ये नहीं है। यहाँ पे फीमेल में क्या हो रहा, अगर फीमेल में भी एक डोमिनेटिंग बन गया और एक डोमिनेटिंग नहीं बना, मेल का एक्ट तो पूरा सही है ना, अगर एक फीमेल डोमिनेटिंग बन गई, एक फीमेल डोमिनेटिंग नहीं बनी, तो इसका मतलब क्या है, रिसेसिव मामला है, मामले रिसेसिव है, मतलब अगर डोमिनेटिंग होता तो दोनों फीमेल बनती, मेल तो साफ है एकदम। अब मेल का एक्ट इधर आ गया, मेल का एक्ट इधर आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल आ गई। इसका एग्जाम्पल दे रहा है ऑटोनोमल रिसेसिव ट्रेट, इसका एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। हाँ दिमाग कलर ब्लाइंडनेस एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सबसे पहली बात, ठीक है। यहाँ पे जीन में डिफेक्ट आता है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये सेक्स लिंक है और रिसेसिव है डिसऑर्डर। डिफेक्ट इन रेड एंड ग्रीन कोन्स ऑफ आई, डिफेक्ट आता है रेड और ग्रीन कोन्स ऑफ आई में, उसकी वजह से रिजल्ट आता है फेलर इन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ब्लू कलर। उससे कलर ब्लाइंडनेस होती है वो रेड और ग्रीन कलर में फ़र्क नहीं कर पाता सही से। डिफेक्ट होता है डिफेक्ट इन म्यूटेशन ऑफ सर्टेन जीन प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, उनमें डिफेक्ट आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस में। कलर ब्लाइंडनेस धरती पे 10% 100% मान लीजिए मेल्स हैं, तो उनमें से 8% मेल को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारियां हैं,
और फीमेल में पाई जाती है 0.4% बस। ठीक है, 8% मेल में पाई जाती है कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी, तो फीमेल में पाई जाती है 0.4%। कलर ब्लाइंडनेस, मान लीजिए जी नॉर्मल जीन है, कलर ब्लाइंडनेस को सही काम कर रहा है, और ये एबनॉर्मल जीन है, ये म्यूटेटेड जीन है। अगर आपकी ये वाली कंडीशन बन रही है, दोनों एस क्रोमोसोम पे नॉर्मल हैं, तो ये कहलाई जाएगी आपका नॉर्मल फीमेल। अगर एक फीमेल एक दो क्रोमोसोम पे ख़राब जीन है तो कैरियर फीमेल कहलाई जाएगी, पर दिखेगी नॉर्मल जैसा। अगर मान लीजिए ये मेल है, मेल के पास सही वाला एक्स, ये वाला कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, एस क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो अगर एस क्रोमोसोम में सही वाला जीन है तो नॉर्मल मेल बनेगा। अगर एस क्रोमोसोम में गलत वाला जीन है तो ये बन जाएगा डिसीज़ मेल। इसमें मेल कैरियर नहीं होता, कलर ब्लाइंडनेस में कोई भी मेल कैरियर नहीं बन सकता, फीमेल बनती है कैरियर। अब डिसीज़, अब मान लीजिए आपने डिसीज़ मेल, एक मेल है जिसे कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है और एक फीमेल कैरियर है, उसमें क्रॉस कराया, तो आपको दिखेगा यहाँ पे गैबिट बने, ये कलर एक्स डिफेक्टेड वाला, ये वाई सही वाला, ये वाई है सही वाला, ये दोनों एक्स, एक एक्स कैरियर वाला और एक एक्स सही वाला, तो तब इन्होंने कराया तो ये बना आपका एक डिसीज़ फीमेल बनी, एक कैरियर फीमेल बनी, एक डिसीज़ मेल बना और एक नॉर्मल मेल बना। ठीक है, एक डिसीज़ मेल आया, एक नॉर्मल मेल आया, कैरियर फीमेल आई, एक डिसीज़ फीमेल आई। डॉटर नॉट नॉर्मली कलर ब्लाइंड, डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं होती नॉर्मली, बहुत ही कम कंडीशन होती है, तब ऐसी कंडीशन मिलती है तब मेल कलर ब्लाइंड हो और फीमेल कैरियर हो, ये कंडीशन बहुत मुश्किल से मिलती है, तभी बनती है यहाँ पे फीमेल कलर ब्लाइंड। अगर कंडीशन मिल गई। हीमोफीलिया, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। हीमोफीलिया क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू मेल प्रोगेनी, फीमेल इसमें कैरियर बन गई और उसने मेल को डिसीज़ कर दी बच्चे में। सिंगल प्रोटीन होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है कैस्केड साइकिल, वो खून को जमाने वाली साइकिल होती है कोगुलेशन में, उसे कहते हैं कैस्केड साइकिल, इन्वॉल्व होता है और क्लोटिंग में, और ब्लड वो इफेक्ट हो जाता है, मतलब इसमें खून नहीं रुकने का, अगर आपको चोट लग गई तो आपका क्लॉट बनता है, वो नहीं बन पाने का। नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है बाय सिंपल कट। फीमेल बिकम हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर, फीमेल हीमोफिलिक बन जाए बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए कंडीशन होगी, मेल तो मदर होती है वो तो कैरियर होनी चाहिए और फादर होना चाहिए बीमारी से जूझता हुआ हीमोफिलिक। फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो द नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एज शी वाज द कैरियर ऑफ डिसीज। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में पेडिग्री करी जब हमने, तो हमें पता चला बहुत सारे लोग उसके अंदर हीमोफिलिक थे। सिकल सेल एनीमिया, ये तीसरी बीमारी है। ऑटोसोमल लिंक होती है, यहाँ आई, ये पहली ऑटोसोमल आई है अभी तक। ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट आर कैरियर, ये तभी जाएगी तब दोनों पेरेंट कैरियर होंगे, तो ये होगी बच्चे के अंदर, तभी आएगी बीमारी। कौन सी? सिकल सेल एनीमिया। ये डिसीज़ होती है, कंट्रोल बाय होती है पेयर ऑफ अलील HbA और HbS। अगर HbA है सही है तो नॉर्मल, एक HbA और HbS ये कैरियर वाला, ऐसा कैरियर वाला गलत जीन, इफेक्टेड जीन, अगर ये आ गया तो बन जाएगा कैरियर। भाई दोनों SBS आ गया तो डिसीज़ वाला बन जाएगा, क्योंकि कौन सा ग्रेड है? रिसेसिव है ये, और ऑटोसोमल, इससे सेक्स क्रोमोसोम में कुछ लेना देना नहीं है। डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द सिस कोडन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। ये डिफेक्ट कब होता है? तब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड का बाय वैलिन से छठे कोडोन पे ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द सिस कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन फ्रॉम GAG से ये बन जाता है GAU।
म्यूटेन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसके अंदर चेंज आ चुका है, वो सिकल सेल एनीमिया का शिकार हो चुका है। उसके छठे क्रोमोसोम में, छठे कोडोन में बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर चेंज आ चुका है। उसके ग्लूटामिक एसिड से वेलिन बन रहा है। उसमें क्या होगा, वो अंडर को चलेगा पॉलीमराइजेशन, तब लो ऑक्सीजन की टेंशन मिलती है ऐसे म्यूटेन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को, तो पॉलीमराइज करना चालू कर जाते हैं, चिपकना चालू कर जाते हैं दूसरे से। उसकी वजह से क्या होता है, कॉज होती है चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। इसकी वजह से आरबीसी की शेप होती है वो बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं और उनकी शेप, वो अगर पॉलीमराइज होंगे तो आरबीसी की शेप बदल जाएगी। आरबीसी की शेप होती है बायकॉन्केव से इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है। फिनाइलकीटोनुरिया, ये इनबॉर्न क्या है, इनबॉर्न एरर और मेटाबॉलिज्म। ये इसमें क्या होता है, इनबॉर्न एरर होती है, बचपन से ही मेटाबॉलिज्म में एरर होती है बच्चे के, ठीक है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड होती है, ठीक है। ये वाली क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड होती है, ट्रेड है। इन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल लैक एक एंजाइम नहीं होता जो कन्वर्ट करता है अमोनिक एसिड को फिनाइलएलेनिन से टायरोसिन में। ये कह रहे हैं जिसको फिनाइलकीटोनुरिया की बीमारी है उसके पास एक एंजाइम नहीं पाया जाता जो कि कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड, कौन सा वाला, फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में। उसका एक रिजल्ट निकलता है, तभी कन्वर्ट नहीं होता। जब फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट हो जाता है फिर बाद में फिनाइल पायरुविक एसिड में। कन्वर्ट किस में होता है उसे, इसमें एंजाइम की कमी की वजह से कन्वर्ट किस में हो गया, फिनाइल पायरुविक एसिड में। उसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन आएगी, ठीक है। फिनाइल पायरुविक एसिड एक्सक्रीटेड होगा थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन। किडनी उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी क्योंकि जज़्यादा बन रहा है, पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से वो मतलब यूरिन के अंदर आना चालू हो जाएगा। थैलेसीमिया, ये ऑटोसोमल लिंक होती है, ये भी ऑटोसोमल लिंक है, इससे सेक्स से कोई मतलब नहीं है और रिसेसिव ब्लड डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, ये ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जब दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या होगा, अनइन्फेक्टेड हो सकते हैं और कैरियर हो सकते हैं, होता है दोनों के दोनों पेरेंट इन्फेक्टेड हो तो भी आ जाएगी। मतलब कम से कम कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों के दोनों पेरेंट कैरियर तो हों, तभी आएगी ऑफस्प्रिंग के अंदर। इसमें क्या होता है, ड्यू टू म्यूटेशन और डिलेशन लीड द रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबिन चेन। एक ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस होती है वो कम होती है, किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से और डिलेशन की वजह से। जैसे कि अल्फा और बीटा चेन दैट मेक द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेनें पाई जाती हैं, 2 अल्फा की होती है 2 बीटा की होती हैं। अब हो सकता है कि इसमें कह रहे हैं ये अल्फ़ा की क्या होगी, हीमोग्लोबिन की चैन होगी, उसकी सिंथेसिस नहीं होने की सही से, या बीटा की नहीं होने की इसके अंदर, थैलीसीमिया के अंदर। कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्ट इन एनीमिया, इस वजह से एनीमिया हो जाता है। ये दे रखे हैं, थैलीसीमिया 2 तरह का होता है, अल्फ़ा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। अगर अल्फ़ा वाली चैन नहीं बनेगी तो अल्फ़ा थैलीसीमिया कहा जाएगा, और बीटा वाली चैन नहीं बनेगी तो बीटा थैलीसीमिया कहा जाएगा। इसमें क्या होता है, अल्फ़ा थैलीसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ा चैन अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय 2 क्लोजली लिंक जीन, HBA1 HBA2, ये 2 जीन हैं अलग अलग। ये 16वें क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। और वहीं बीटा थैलीसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन अफेक्ट होता है इसमें, और कंट्रोल बाय द सिंगल सेल, ये सिंगल सेल से सिंगल जीन से कंट्रोल है, उसका नाम है HBB। ये सिंगल जीन से कंट्रोल होती है, क्रोमोसोम 11 पे पाया जाता है ये वाला जीन, ठीक है। ऑब्जर्व ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलेशन ऑफ 1 और मोर ऑफ 4 जीन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया कहलाएगा आपका क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड बदला गया, अमीनो एसिड याला नहीं दूसरा बन गया, इसमें प्रोटीन था दूसरा बनने लग गया, एंजाइम गायब हो गया। थैलीसीमिया में क्या हुआ, थैलीसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहलाता है, इसमें तो पूरी चैन ही गायब हो गई एक तरह से।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो अभी तक आपने पढ़े होते आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में वो सेक्स लिंक थी। मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक तो कलर ब्लाइंडनेस थी, सेक्स लिंक बस, और एक और थी उसका नाम था हीमोफीलिया की सेक्स लिंक। बाकी सारी की सारी इस चैप्टर के अंदर ऑटोसोमल बीमारियां हैं। भाई सेक्स लिंक 2 बीमारियां हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। और एक बीमारी दे रखी है इसके अंदर, वो डोमिनेटिंग है, उसका नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये डोमिनेंट है। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, इसके अंदर 2 तरह के डिसऑर्डर पाए जाते हैं, पॉलीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी में क्या होता है, फेलर ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, उसे कहते हैं एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी में क्या होगा कि क्रोमोसोम तब डिवाइड हो रहा था, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, तो क्या होगा ये कम या ये में ई सेल के पास या तो कम क्रोमोसोम आ जाएंगे, ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाएंगे। फेलर होगा कैरियोकाइनेसिस का। किसका फेलर होगा, फेलर ऑफ सेग्रेगेशन, अलग सही से नहीं हो पाए। कौन नहीं हो पाया, क्रोमैटिन अलग सही से नहीं हो पाया ड्यूरिंग द सेल साइकिल की डिवीजन में। उसमें रिजल्ट क्या, वो या तो क्रोमोसोम बढ़ गया, गेन हो गया, या कि लॉस हो गया, खत्म, ये कम हो गया। इसे कहते हैं एनोप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी का मतलब है फेलर ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इसके अंदर बीमारी आती है जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसका दे रखा है जैसे कि अगर 2n होता है सबके पास, सेट होता है क्रोमोसोम का, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो क्या कहेंगे, ट्रायसोमिक, ठीक है। अगर एक क्रोमोसोम घट गया तो मोनोसोमिक। डाउन सिंड्रोम, अब यहाँ पे देखो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, तो या तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस 2 बन गए एक तरह से, तो फेलर ऑफ साइटोकाइनेसिस कहलाया जाता है। इसमें टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई। इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा का पूरा सेट ही बढ़ जाएगा क्रोमोसोम का। मतलब यहाँ पे 1n है, यहाँ पे 2n है, पूरा सेट ही बढ़ गया एक तरह से। डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे भाई साहब हम, एनजी भी हो सकती हैं, एडिशनल कॉपी ऑफ 21वां क्रोमोसोम। 21वें क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी बनती है, ठीक है, 2 कॉपियाँ बन जाती हैं 21 क्रोमोसोम की, उसे कहेंगे हम ट्रायसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। 2 कॉपियाँ बन गई ना 21 क्रोमोसोम की, 46 क्रोमोसोम तो टोटल ही बॉडी के बाद, एक 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, मतलब 47 क्रोमोसोम हो गए। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, एडिशनल कॉपी बनेगी 21 क्रोमोसोम की, ट्रायसोमी कहलाएगी 21 की। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डाउन इस साइंटिस्ट का नाम था, उसने ही डाउन सिंड्रोम हो जाता। कब हो जाता, 1866 में हो जाता। इसके सिम्टम क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के, शॉर्ट सैचुरेटेड स्मॉल राउंड हेड, फैरो टंग होती है इसकी, पार्शली ओपन माउथ होता है, पाम इंक्रीज होता है, फिजिकल साइकोमोटर मेंटल रिटार्डेड होता है। साइकोमोटर रिटार्डेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, साइकोमोटर्स की बीमारी हो जाती है और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। अब इसकी कुछ बीमारियां दे रखी है, कनाइल फिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी बन जाती है एस क्रोमोसोम की। कैरियोटाइप होता है इसका 47 होता है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एडिशनल कॉपी बन जाती है एस क्रोमोसोम की कनाइल फिल्टर में, ठीक है। इसमें क्या होगा, 47 क्रोमोसोम हो गए हैं बॉडी के अंदर। तो इसमें कौन सा क्रोमोसोम डबल है, एस क्रोमोसोम डबल है। सेक्स क्रोमोसोम कौन से कहलाए जाएंगे, XXY, ये हैं XXY कहलाए जाएंगे सेक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा बॉडी के अंदर, बॉडी मस्कुलर बनेगी पूरी मेल की जैसी, और फीमेल डेवलपमेंट भी होगा साथ साथ, फीमेल में डेवलपमेंट होता है वो भी होगा। डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस का डेवलपमेंट होगा, ब्रीस बड़ी हो जाएंगी, उसकी बीमारी है, उसको कहते हैं गाइनेकोमास्टिया। इसमें वो होती है, ये स्टेराइल कहलाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें एब्सेंट होती है 1 एस क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, बॉडी के अंदर 2 फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते थे ना, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाएगा टर्नर सिंड्रोम में।
इसमें 45 क्रोमोसोम है बॉडी के अंदर टोटल, सेल के अंदर टोटल, और उनमें सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? X0, मतलब 0 तो मतलब कुछ है ही नहीं, एक एक्स है। फीमेल स्टेराइल होगी, ओवरीज होंगी इसकी, वो रेडुमेंट्री होगी, रेडुमेंट्री ओवरीज बनेगी। लैक ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी करेक्टर होंगे, बॉडी के अंदर कोई भी सेकेंडरी करेक्टर नहीं दिखाया जाएगा। मतलब रेडुमेंट्री का मतलब है बॉडी कुछ, ओवरीज होंगी, कुछ भी काम नहीं करेंगी, बस एक प्रेजेंट्स हैं, कुछ भी काम नहीं है, फंक्शन नहीं कर रही, नॉन फंक्शनल है इस तरह से, वो सेकेंडरी करेक्टर तक नहीं दिखा रही बॉडी के अंदर। और ये हमारे डायग्राम दे रखे हैं, ये हो गया आपका राउंड, ये रिंकल्ड, ये सीड कलर में येलो, ये ग्रीन, ये फ्लावर कलर में वायलेट, वाइट, पॉट शेप में ये फूल हो गया, ये कंस्ट्रक्टेड हो गया, पॉट कलर में ग्रीन हो गया, येलो हो गया, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल हो गया, और ये टर्मिनल हो गया। टर्मिनल मतलब साइड में, ऊपर टर्मिनल में फ्लावर लगे हुए हैं, एक्सियल में ऊपर फ्लावर नहीं होते, साइडों में फ्लावर होते हैं। स्टेम की हाइट टॉल हो गई, ड्राफ हो गई। इसमें क्या करें, पेटल्स हो गए, स्टिग्मा हो गए, एंथर हो गए, स्टेमेन हो गए, कार्पेल हो गया। यहाँ पे क्या करें, रिमूवल ऑफ एंथर को क्या कहते हैं? मस्कुलेशन कहते हैं, मस्कुलेशन। इसमें क्या होता है, रिमूवल होता है एंथर का इन बाय सेक्सुअल प्लांट के अंदर। यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो मस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपको उसमें एंथर काटने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कोई, ये आपका फीमेल था, ये मेल वाला प्लांट था, इसको आपने ट्रांसफर कराया पॉलिनेशन फीमेल प्लांट के अंदर, फीमेल प्लांट बनाया गया, बायसेक्सुअल था, इसे काट के। और ऐसे ही इन्होंने कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करी, आराम से ये बन के आ गए सारे। अभी आपकी क्रॉस दे रखी है वही वाली मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये टेस्ट क्रॉस का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, टेस्ट क्रॉस का। ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डायग्राम दे रखा है। ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का डायग्राम है। ये आपका डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में क्या हुआ, G1 स्टेज की ऐसी थी, G2 ऐसी थी, मियोसिस 1 में ऐसा हुआ, मियोसिस 2 में ऐसे अलग हुए, और फिर जर्म सेल ऐसे बन गए। इसको रट्टा मार लेना, डायग्राम आता है बस, डिट्टो ऐसे ही पूछा जाता है। ये भी डायग्राम काफ़ी आता है। इसमें मियोसिस 1 का एनाफेज ऐसा है, मियोसिस 1 का एनाफेज ऐसा है यहाँ पे, और यहाँ पे मियोसिस 2 का एनाफेज है, यहाँ पे मियोसिस 2 का एनाफेज है। ये जर्म सेल दिखाए गए हैं, जर्म सेल दिखाए गए हैं। भाई इनमें फ़र्क क्या है? पॉसिबिलिटी 1 ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम अ लॉन्ग एंड लॉन्ग येलो अ शॉर्ट क्रोमोसोम एट एंड। ठीक है, यहाँ पे 1 long orange and short red chromosome and long yellow and green short chromosome at same pole। ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ये मेल वाली छोटी होती है, फीमेल वाली बड़ी होती है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर होती है वो मेल वाली छोटी होती है साइज़ में, और फीमेल वाली बड़ी होती है। ये दे रखा है आपका येलो बॉडी वाइट आई, येलो बॉडी वाइट आई और वाइड और मिनिएचर विंग्स वाला, ये वाइड मिनिएचर वाइल्ड टाइप येलो बॉडी वाइट आई। इसको रट्टा मार लेना। थैंक यू। ये सही, अभी तो मार्क रह गए चैप्टर। ये आपका मेल दे रखा है, मेल होता है XY, Y ऐसे दिखा रखा है यहाँ पे, X सीधा दिखा रखा है, और फीमेल होती है XX। ऐसे ही ड्रोसोफिला होती है मेल वाली, वो भी XY होती है, और फीमेल होती है XX। मेल होता है बर्ड्स में क्या पाया जाता है? मेल होमोजाइगस पाया जाता है, ठीक है ना, और फीमेल पाई जाती है हेटेरोजाइगस। ये आपका दिखा रखा है यहाँ पे सेट डिटर्मिनेशन हनी बी। अगर मेल है, मेल के पास कितने होते हैं? 16 क्रोमोसोम होते हैं। वो माइटोसिस करके वो अपना गैमेट बना रहा है यहाँ पे 16 क्रोमोसोम वाला ही। अगर उसको, ठीक है ना, 16 क्रोमोसोम वाला ही बना रहा है, और यहाँ पे फीमेल एक गैमेट बना रही है, ये दोनों मिलेंगे और क्या बना देंगे? 32 क्रोमोसोम वाला फीमेल बना देंगे। अगर फीमेल को कोई मेल गैमेट नहीं मिलता तो वो एक मेल बना देगी। 20 में पाई जाती है हैप्लोडिप्लॉइड सेट डिटर्मिनेशन। ये आपकी पेडिग्री थी, ये सिंबल देखें पेडिग्री के। ये आपकी पेडिग्री दे रखी है मायोडिस्ट्रोफी वाली, ये सिकल सेल एनीमिया वाली। ये आपका दे रखा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में लगा था नॉर्मल जीन था
वो ये था, ठीक है। उसने कोड करा mRNA को, ये वाला जीन था, या वाली साइड थी कोड कर रही है, ऊपर वाली साइड कोड नहीं कर रही, नीचे वाली साइड कर रही है कोड इस जीन के अंदर, ये वाली साइड ये कोड कर रही है। ने कोड करके ये वाला RNA बनाया, ये वाला RNA ने छठा कोडोन था उसका प्रोटीन बनाया, छठा कोडोन बनाया था उसका। और यहाँ पे चेंज आ गया, यहाँ पे T आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये अलग बन गया mRNA में सीक्वेंस, उसके बाद वैलिन आ गया, और यहाँ पे अलग छठे कोडोन पे वैलिन आ गया, उसने अलग प्रोटीन बनाया। यहाँ पे दे रखा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ, फ्लैट बैक हेड बना इसका, मैनी लूप ऑन फिंगर, लूप के अंदर, फिंगर के अंदर बहुत सारे लूप्स बने, और पाम इनका इंक्रीज हो गया, और ब्रॉड फ्लैट फेस बना इसका, बिग एंड विंकल टंग बनी, कौन सी कैसी टंग बनी, बिग एंड विंकल्ड। कॉन्जेनाइटल हार्ट बना, इसमें क्या हुआ, एस्ट्रोट्रॉपी हो गई 21 क्रोमोसोम की, 21 क्रोमोसोम। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज मतलब बचपन से हार्ट डिसीज़ आई इसके साथ। यहाँ पे देखा रखा है आपको 21 क्रोमोसोम में 3 कॉपियाँ हैं, ये दे रखा है 21 क्रोमोसोम, इसके 3 कॉपी दिख रही होंगी, एक ये 3 कॉपी दिखा रखी है इसके अंदर। ये आपका क्नाइलफिल्टर सिंड्रोम है, और ये टर्नर सिंड्रोम है। क्नाइलफिल्टर में क्या होता है, XXY बनता है, टर्नर में क्या होता है, X0 बनता है। इनमें ओवरी रूडिमेंट्स होती हैं इनमें, और मेल ऐसा दिखता है क्नाइलफिल्टर वाला। गायनोकॉस्मेटिया होता है ऐसे, और फीमेल डेवलपमेंट होता है इसमें। ठीक है, चैप्टर यहाँ पर ख़त्म। थैंक यू अमजद अली।